ओके दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सो इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये 5th लेक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। फाइन। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से अगर हट के मैं बात करूं तो मैं आपको जस्ट एक फ्लक्स की बातें बताना चाहता हूँ। फाइन, फ्लक्स की बातें। सो लेट्स से एक पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है। सो अगर मैं एक ऐसे ही इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दूँ, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया उस पाइप में, और आपसे पूछूं कि कितने वाटर पार्टिकल्स हैं जो इस सरफेस को पास कर रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर फ्लक्स। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वाटर फ्लक्स की। चलिए दूसरा एग्जांपल, लेट्स से ये एक रूम है। फाइन, ये एक रूम है और यहाँ पर मैं इस रूम के बीचों बीच एकदम एक कार्डबोर्ड लगा दूँ। फाइन, एकदम बीचों बीच मैंने क्या लगा दिया? एक कार्डबोर्ड। अब अगर इस लगाए हुए कार्डबोर्ड के बीचों बीच मैं थोड़ा सा होल कर दूँ ऐसे, और इधर जला दूँ एक कैंडल, तो यहाँ पर रेस कैसे आएंगी? देखिए, कार्डबोर्ड सारा ब्लॉक कर लेगा रेस को, कार्डबोर्ड जो है वो सारा ब्लॉक कर देगा रेस को, बस ये होल में से लाइट रेस पास करेंगी। सो नंबर ऑफ लाइट रेस पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज लाइट फ्लक्स। तो अब आप वाटर फ्लक्स और लाइट फ्लक्स से ये तो समझ गए कि फ्लक्स मतलब कुछ भी चीजें जब किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करती हैं तो उसके आगे हम लगा देते हैं फ्लक्स, फ्लो ऑफ थिंग्स, एक स्ट्रीम लाइन जो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रही है। तो यहाँ पर एक शब्द आया इलेक्ट्रिक। वाटर और लाइट की जगह यहाँ क्या वर्ड आ गया? इलेक्ट्रिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक वर्ड आते ही क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहूँ या चार्ज का फ्लक्स कहूँ, बात क्या है? सेम। चार्ज का फ्लक्स का मतलब क्या है? चार्ज ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने अंदर से निकालता है? जैसे ये वाटर्स थे, जैसे ये लाइट रेस थी, वैसे ही चार्ज क्या निकालता है? कोई भी चार्ज अपने अंदर से निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में बोला गया है, किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी पास कर रही है उस सरफेस से, वो कैलकुलेट करके देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो है स्मॉल एरिया है, हम स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे। स्मॉल एरिया में एरिया वेक्टर होता है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है शीट, राइट? टेबल पे ऐसे शीट रखी हुई है, तो ये जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा उसको कहते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। यही शीट थोड़ी ऐसे तिरछी करके पड़ी होगी, तो ये जो होगा वो हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो हमेशा किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स को कहते हैं एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर वो शो हो रहा है एन वेक्टर से। इस एरिया वेक्टर जिसका डायरेक्शन ये एन वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है थीटा, ये इन दोनों के बीच में होता है डॉट प्रोडक्ट। तो आप बोलेंगे ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस जो है, एरिया वैसे तो वेक्टर होता नहीं है बट यहाँ पर एरिया वेक्टर है, तो ई डॉट डी एस जो है उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं स्मॉल एरिया से। उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं स्मॉल एरिया से, जिससे दो बातें पता चलती हैं। सबसे पहली कि एक तो ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब फ्लक्स एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। एंड दूसरी, ये स्मॉल एरिया से है तो इसलिए स्मॉल फ्लक्स है। अगर आपको कंप्लीट सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो आपको इसी को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। इसी को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। यहाँ पर ये सर्कल बनाया हुआ है मैंने, इंटीग्रेशन के साइन में क्या बनाया हुआ है? सर्कल। देखिए, इंटीग्रेशन से आप लोग थोड़ा बहुत वाकिफ हैं, 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे आपने क्वेश्चंस करे हैं जिसमें इंटीग्रेशन यूज होती हैं, बट पूरी तरीके से नहीं। तो इस साल जब हमारे पास 7th चैप्टर आएगा मैथ्स में, जहाँ पर इंटीग्रेशन की डिस्कशन होगी, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर या 7th चैप्टर, या यूँ कहूँ कि 5th चैप्टर से आपका कैलकुलस चालू हो जाएगा, वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन के अंदर ये दिखेगा सर्कल। इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या कहते हैं इसको? क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब होता है वो पूरा का पूरा सरफेस जो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है या चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास ऑन कर रहा है, वो पूरा का पूरा क्लोज सरफेस है, वो पूरा का पूरा क्लोज होना चाहिए। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विल गिव यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन, इतना था बेसिक आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसके बारे में और जानते हैं आगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, जिसमें लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, एक बच्चे का डाउट सॉल्व किया था कि कौन कौन सी चीज़ें रेस्ट एंड मोशन पे डिपेंड करती हैं। तो आपको याद होगा कि वहाँ पर एक टर्म आया था चार्ज डेंसिटी।
क्योंकि मैंने कहा था कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है विद मोशन, तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी जो होगा वो भी चेंज करता होगा। तो वहाँ से आप समझ गए होंगे कि चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और यहाँ पर वहाँ पर तो एक ही पॉइंट था मेरे पास डिस्कस करने के लिए, यहाँ तो तीन तीन है। चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक तरह से डेंसिटी की तरह है, बट डेंसिटी में क्या है ना, आप लोग यही जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सोचिए, बट मैं अगर इसी मास की जगह चार्ज लिख दूँ और वॉल्यूम की जगह एक बारी लेंथ, एक बारी एरिया और एक बारी वॉल्यूम लिख दूँ तो ये तीन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा से, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रो से। इसी तरीके से पर यूनिट वॉल्यूम वाले को रो से करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी सिंबल रो है। बस फर्क इतना, वहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वॉल्यूम में और यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वॉल्यूम में, राइट। यहाँ देखिए, तो अगर आपसे बात करता है कोई कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इस लेंथ में, तो लैम्डा तो फिक्स हो गया भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ फिक्स है। बट उसी में अगर स्मॉल डी क्यू चार्ज अगर यहाँ देख रहे हैं आप डी एल लेंथ पे, तो आप लैम्डा को क्या कहेंगे, डी क्यू बाई डी एल। और अगर आपको कंप्लीट चार्ज निकालना है तो आपको लैम्डा को डी एल दे के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इधर भी कंप्लीट चार्ज इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज निकल आएगा, इधर भी निकल आएगा। सेम तरीका यहाँ पर भी, सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट, डी क्यू बाई डी एस, सरफेस के लिए, एरिया के लिए। सो डी क्यू अगर कंप्लीट निकालना है तो आपको सिग्मा डी एस दे के क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। सेम वॉल्यूमेट्रिक लिए है, रो इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इसको, रो इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, डी क्यू बाई डी वी। तो अगर आपको निकालना हो क्या, डी क्यू, तो आप क्या करेंगे, रो डी वी कर लेंगे, फाइन। लेकिन यहाँ देखते हैं कि और भी कुछ दिया हुआ है हमारे पास। इन्होंने बोला हुआ है दैट फोर्स जो होता है, फोर्स वो भी आप निकाल सकते हैं कि अगर एक टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स निकाल रहा है, तो हमारा कूलम्स लॉ बदल जाएगा। हमारा कूलम्स लॉ जो था, अगर एक सरफेस जो है वो एक्ट कर रही है एज अ पॉइंट चार्ज, तो कूलम्स लॉ में क्या होगा, एक्चुअली वो दो पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं एक तो है पॉइंट चार्ज क्यू नॉट जिस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन दूसरा जो चार्ज क्यू है वो कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, वो एक कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, वो एक सरफेस पूरी वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या फिर फोर्स के लिए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर, फाइन। ये एक बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन था। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस देख सकते हैं, फ्लक्स के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि अब आप डिस्ट्रीब्यूशन सीख चुके हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और फ्लक्स क्या है, तो अब आप इनके क्वेश्चंस करने के लायक हो चुके हैं, फाइन। ओके, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल है आफ्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक के, बट इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई बात नहीं है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है ये अभी तक आपको पता भी नहीं है, तो वैसे भी आप इसमें गॉस लॉ का कोई यूज़ कर नहीं सकते। सो अपने बेसिक चीज़ों को याद करते हैं। सो ये कह रहा है कि उसको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस y पर, p पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू, एक इन्फिनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डेंसिटी के थ्रू। सो एक आपके पास एक वायर समझ लीजिए जिसमें लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। सो उस पर आपको y दूरी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मन है। सो आपने माना कि सबसे पहले तो एक dx चार्ज कैरियर, dx मतलब वेरी स्मॉल चार्ज कैरियर, जो कि x डिस्टेंस फ्रॉम दी मिड पॉइंट, जहाँ से वो परपेंडिकुलर खींच रहा है, मिड पॉइंट कह लीजिए या रैंडम पॉइंट कह लीजिए, क्योंकि मिड पॉइंट ढूंढना तो यहाँ पर मुमकिन नहीं है क्योंकि इन्फिनाइट टर्म है। अब इन्फिनाइट का मिड एग्जैक्टली क्या होता है वो तो ढूंढना मुश्किल नहीं है, तो कोई भी पॉइंट मिड ही माना जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट किसी ऐसी वायर का जो कि इन्फिनाइटली लॉन्ग है, उसका कोई भी रैंडम पॉइंट मिड ही माना जाता है। कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लीजिए आप, ठीक है। सो यहाँ पर हमने x दूरी पर एक dx चार्ज ले लिया है dq। इस dx के थ्रू हमने बोला है de एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अवे जा रही है। अब अवे क्यों बोला है, क्योंकि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज कह रही है, वो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो अवे भेजते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये डी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा यहाँ पर बनाया, तो थीटा के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, डी वाई बोलूँ या डी ई कॉस थीटा बोलूँ, बात क्या है, सेम। और डी ई एक्स बोलूँ इधर, या थीटा के इस साइड डी ई साइन थीटा बोलूँ, बात क्या है, सेम, ठीक है। अच्छा, अगर ये स्मॉल चार्ज कैरियर, तो कोई भी स्मॉल चार्ज कैरियर इधर जितने भी होंगे, इस तरफ जितने भी होंगे, सारे इसी डायरेक्शन में भेजेंगे।
और उनके कंपोनेंट्स इसी डायरेक्शन में आएंगे। लेकिन इधर जितने भी होंगे चार्ज कैरियर वो किस डायरेक्शन में भेजेंगे, वो तो इधर भेजेंगे, और उनके कंपोनेंट ऐसे और ऐसे बनेंगे। तो इसका मतलब क्या निकला, ऐसे हर कंपोनेंट चाहे वो इधर वाली साइड से आए या इधर वाली साइड से आए वो तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन इधर वाली साइड के सारे लेफ्ट वाले कंपोनेंट इधर वाली साइड के चार्ज के सारे राइट कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब फॉर एवरी कंपोनेंट ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ कंपोनेंट ऑन राइट साइड विच विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो सारे के सारे इधर वाले ऐड हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो ऊपर की तरफ निकलेगी। फाइन, इससे ये तो पता चल गया। अब इस फिगर को मैं मिटा रहा हूँ, मतलब एज एन जो भी मैंने इसको मैस क्रिएट किया है उसको मिटा रहा हूँ ताकि आप फिर दोबारा आराम से फिगर देख सकें कि कह क्या रहा है। सो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि डी ई एक्स जो होगा, जिसको इंटीग्रेट करके जब आप ई एक्स निकालोगे तो वो ज़ीरो निकलेगा। ज़ीरो क्यों निकलेगा, रीज़न बहुत सिंपल है। फॉर एवरी डी ई एक्स component on left there exists a right component which will cancel out each other. फाइन, सो सारा का सारा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन होगा, ई वाई। फिर सारा का सारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कौन होगा, ई वाई बोलूँ या इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा बोलूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा बोलूँ। अब धीरे धीरे करके चीज़ें देखने लगते हैं, इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले डी ई के लिए बात करते हैं हम लोग। फाइन, सो डी ई से आप समझते हैं के डी क्यू, स्मॉल चार्ज का स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आया, अब देखिए ये परपेंडिकुलर था, तो ये अगर x है और ये अगर y है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये तो डिस्टेंस हुआ, और डी ई के फॉर्मूले में क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर करने में जो अंडर रूट है स्क्वायर करने में हट जाएगा, तो ये आएगा। अब इसमें y तो आपकी मजबूरी है रखना, ठीक है, तो x के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं धीरे धीरे हम लोग। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं, इधर देखिए कि ये है थीटा, ये है x, ये है y और ये है हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अगर मैं y को नज़र में रखूं और थीटा को नज़र में रखूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। सो हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस y अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आएगा और y सीकेंड थीटा हो जाएगा, मतलब cos थीटा नीचे आएगा तो रेसिप्रोकल y सीकेंड थीटा हो जाएगा। इनका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकता हूँ y स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये वाली बात समझ में आती है मुझे एक पहली। तो ये डी ई जो है वो क्या बन जाएगा, डी ई बन जाएगा के डी क्यू अपॉन एक्स वाई स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये मैंने इसको मोल्ड कर दिया इतनी सी बात से। फाइन, इस बात से मैंने इसको मोल्ड कर दिया। अब टैन थीटा की अगर मैं बात करूँ, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, टैन थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। और एक्स इज इक्वल्स टू अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा वाई टैन थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा वाई टैन थीटा। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डी एक्स की। डी एक्स हो जाएगा वाई सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, वाई सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। फाइन, ओके। इस डी एक्स का कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अब ज़रा डी क्यू के बारे में बात करते हैं। डी क्यू, ये स्मॉल चार्ज था ना डी क्यू, थोड़ी देर पहले मैंने आपको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाय डी एल होता है, लेकिन यहाँ डी एक्स कर रहा हूँ क्योंकि एक्स के टर्म्स में है, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा डी एक्स। डी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा डी एक्स। लैम्डा डी एक्स लिखूँ या लैम्डा वाई सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखूँ, बात क्या है, सेम। अब आप समझ गए होंगे डी क्यू का टर्म कहाँ पर यूज़ हो रहा है। डी क्यू में लैम्डा डी एक्स है और डी एक्स में हम ये पुट कर रहे हैं एग्जैक्टली जो हमने अभी भी निकाला है डिफरेंशिएशन करके। ये निकाला कैसे है ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ देखिए
एक्स ये तो था ही, मैं कह रहा हूँ आपको एक्स को आप इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करें थीटा के फॉर्म में, एक्स को आप डिफरेंशिएट करें थीटा के फॉर्म में, तो आप क्या बोलेंगे, वाई एक्ट एज अ कांस्टेंट एंड tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है थीटा के फॉर्म में वो हो जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, वो हमें लर्न करना है, तो डी एक्स यहीं रह जाएगा, तो वाई सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये ऐसे आया था राइट। धीरे धीरे जैसे ही आपको और आदत हो जाएगी और हम लोग 12th स्टैंडर्ड में आगे बढ़ जाएंगे तो ये बड़ा बेसिक सा लगेगा हमें डायरेक्टली लिखना। फाइन, अब इन सब चीज़ों को उठा के हम पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर ना। हमारे पास ई नेट की बात आ रही है, ई नेट ये सब जो है ना तामझाम, ये सब तामझाम इसलिए ताकि हम ई नेट के अंदर चीज़ों को पुट कर सकें, दैट इज़ के इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा वाई सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो के और डी क्यू की बात हुई, और डी ई नेट अगर आप देखेंगे तो वो डी ई कॉस थीटा है, तो आगे एक और क्या आना चाहिए कॉस थीटा वाली टर्म अपॉन में वाई स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये सीकेंड स्क्वायर थीटा कट गया, वाई से कट गया। अब यहाँ पर समझ में आ गया जो इंटीग्रेशन है वो डी थीटा के फॉर्म में होने वाला है, तो लिमिट्स भी होनी चाहिए थीटा के फॉर्म में। अब लिमिट्स देखते हैं ज़रा, इसको मैं फिर रब कर रहा हूँ फिगर को और थोड़ा अच्छे से आपके लिए बनाता हूँ सो दैट आपको समझ में आया कि लिमिट्स क्या पुट करनी है। सो लिमिट्स के लिए आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, आप इसको एक्सटेंड करिए, ठीक है। अब ये थीटा कहाँ तक जा रहा है, देखिए थीटा अगर ऐसे मैं बढ़ाता जाऊँ तो ये बढ़ता जाएगा थीटा, राइट। करते करते मैं कहता हूँ कि इन्फिनाइट तक जाना चाहता है, तो आपको नहीं लगता ये एकदम इतना बढ़ जाएगा कि ये 89.999 तक पहुँच जाएगा, एक्यूटी रहेगा। 90 मैं बोलने से कतरा रहा हूँ क्योंकि 90 का मतलब होता है ये ऐसे हो जाए, और अगर ये ऐसे हो जाएगा इसी के पैरेलल हो जाएगा तो फिर ये इससे मिलेगा नहीं। लेकिन ये तो गारंटी है ना कि इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो 89.999 वाला एंगल लागू होगा इस पर। इसका मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली 90 इधर बोल सकता हूँ, तो फिर इस तरफ कितना बोलूँगा अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनाइट पे जोड़ने के लिए -90। तो लिमिट कहाँ से कहाँ है, -90 टू +90, -90 टू +90 बोलूँ या -π/2 टू +π/2 बोलूँ, आप बुक्स में इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, -π/2 टू +π/2। फाइन, अब हमारे पास जो जो कांस्टेंट है वो हम बाहर ले आते हैं। सो के बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, वाई अपॉन में था बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में खाली कौन बचा -π/2 टू +π/2 में cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा 1/4 एप्सिलॉन लैम्डा बाय वाई cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा और लिमिट्स होती हैं -π/2 टू +π/2। फाइन, ये हमारा ई है। अब इसमें मैं लिमिट्स पुट करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/4 एप्सिलॉन लैम्डा बाय वाई ब्रैकेट में sin π/2 sin 90 माइनस साइन -π/2 साइन एक ऑड फंक्शन है, साइन एक क्या है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर साइन थीटा का आंसर साइन थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा का आंसर माइनस साइन थीटा हो जाता है। इसका मतलब साइन -π/2 का आंसर माइनस साइन π/2 हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये वाला जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, तो आप लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय वाई। अब 2 क्यों बोला मैंने, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, प्लस होने जा रहा है एक और 1 +1, तो क्या हो जाएगा वो 2। सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय वाई, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो चुका है, लेकिन आपने समझ लिया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इसका एक्चुअल सॉल्यूशन जो है, एक्चुअल किस ढंग से लिखना है नीट एंड क्लीन लेवल पे आप असाइनमेंट से देख सकते हैं। बट अभी तक जितना मैंने समझाया, अगर आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर रहे होंगे मेरी बातें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक रिंग है लाइक जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है लीनियरली। अब रिंग अगर ऐसे है तो आप इसके सेंटर से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन पे किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये है सर्कल और सेम प्लेन पे डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, नहीं, सेम प्लेन पे नहीं, इससे परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है वो पॉइंट, ठीक है। फिगर में अगर ना समझ में आ रहा हो तो कड़े के सामने अगर आपके पास कोई सर्कल पे जैसे बैंगल या कोई कड़ा हो तो आप उसमें उसके प्लेन जो कड़े से एयर पास होती है उसके प्लेन से परपेंडिकुलर सेंटर से निकालेंगे जो लाइन, उसके किसी रैंडम पॉइंट x दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। फाइन, इसके बारे में इसके अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ।
लास्ट क्वेश्चन में कि डी होता है, लेट्स से यहाँ पर आपने एक डी ले लिया, डी से आपने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पॉजिटिव वो अवे होगी डी। इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। अब जो इधर वाला डी होगा और जो इधर वाला डी होगा, उनके डी इधर और इधर तो जाएंगे, बट उनके डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट तो ऐड होंगे, डी साइन थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो हर ऊपर वाले डी क्यू के लिए एक नीचे वाला डी क्यू अवेलेबल है जिसका डी साइन थीटा कैंसिल हो रहा है। हर लेफ्ट वाले के लिए हर एक राइट वाला अवेलेबल है, हर एक डायगोनल दिस साइड वाले के लिए ये वाला अवेलेबल है और हर एक इस वाले के लिए ये वाला अवेलेबल है, जो डी साइन थीटा एक दूसरे के काट रहे हैं, लेकिन डी कॉस थीटा सेम जगह दिए जा रहे हैं, राइट। तो ऐड होते रहेंगे वो तो। सो वही है डी कॉस थीटा जिसको आपको यहाँ पर भी क्या करना है, इंटीग्रेट। फाइन। सो इस डी कॉस थीटा को हमें इंटीग्रेट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। एक एक करके डी के बारे में समझते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी। डी है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इस डी के बारे में बात करूँ मैं, इस डी क्यू के बारे में बात करूँ तो इसका डिस्टेंस ये आर स्क्वायर है, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ही देगा ये आर, वही है ये। एंड इस डी क्यू के बारे में बात करूँ तो के लैम्डा डी एल होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बेसिक हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, इस लैम्डा में भी एक यहाँ पर खास बात है, क्योंकि इससे पिछला क्वेश्चन तो देखिए इन्फिनिटली लॉन्ग था ना, मैं निकाल नहीं सकता था, लेकिन यहाँ तो मुझे पता नहीं यही रिंग है, और क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो के इंटू लैम्डा को, अगर लेट से टोटल चार्ज क्यू दिया गया था इस रिंग को, तो ये टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किस पे किया, सरकमफ्रेंस पे, किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई ए क्यू बाई 2 पाई ए की वैल्यू तो फिक्स है ना, लैम्डा के इक्वल डी एल आएगा, और साथ में कौन आएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतनी बात इसके बारे में हम थोड़ी और एक्स्ट्रा कह सकते हैं पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। फ़र्क क्या है उन पिछले और इसमें, वहाँ पर इन्फिनिटली था और यहाँ मुझे पता है वो लैम्डा कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइन। अब अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या है हमारे पास, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके अंदर लिमिट्स जो हैं वो हम इस बात से डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ के बारे में हम श्योर नहीं है, या किस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, या कौन सी हमारी एक्स्ट्रा टर्म्स आने वाली हैं ई नेट में जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं। सो ई नेट में इंटीग्रेशन में पहले डी ई लिखा था, हम डी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ 1 थी, लेकिन देखिए कॉस थीटा भी है डी में, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये है एक्स अपॉन दिस, इसी का रूट है, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर हाफ है, बेस सेम पावर दैट क्या हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे के की ज़रूरत है, राइट, मुझे के की ज़रूरत है। क्यू टोटल चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जो मेरे को क्वेश्चन में पता होगा। 2 पाई ए किस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका रेडियस पता होगा मुझे। एक्स यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए मैं किस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, पॉइंट ही नहीं पता होगा तो मैं कितनी दूरी पे निकाल रहा हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं एक्सेप्ट डीएल। तो एक काम करते हैं, हम लिमिट्स जो है वो डीएल के अकॉर्डिंगली पुट करते हैं। तो डीएल ऐसा क्या है जो लिमिट्स में समा जाएगा, 0 लेंथ हो सकती है या 2 पाई ए लेंथ हो सकती है, तो 0 to 2 पाई ए, 0 to 2 पाई ए। के बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, अपॉन में 2 पाई ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या रह गया, डीएल 0 to 2 पाई ए। नाउ डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, और 2 पाई ए माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज अपर लिमिट विच इज 2 पाई ए। 2 पाई ए से 2 पाई ए कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे ई नेट का, फाइनल आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। फाइन। अब लेट्स से ये जो पॉइंट है x वो बहुत दूर है, बहुत दूर, अब इतना बड़ा है a से कि उसका स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा। इफ x is greater than a, therefore it makes x square very much greater than a square, which allow us to neglect this a square, which allow us to neglect this a square। सो आंसर क्या होगा ई नेट का, फिर इस केस के अकॉर्डिंगली क्या होगा ई नेट का आंसर,
E net will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by x cube, because x square q by x square, बिकॉज आपने एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्यूब, ऊपर भी एक एक्स है नीचे क्यूब है, तो क्या बचेंगे स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आपको नहीं लगता है ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसका मतलब कोई भी रिंग में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके सेंटर से अगर आप बहुत दूर चले जाएं, बहुत ज़्यादा दूर चले जाएं, तो ये रिंग जो है वो एज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं बल्कि एज अ पॉइंट चार्ज क्यू की तरह एक्ट करेगी। फाइन, ये एक और क्वेश्चन था इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का तरीका, बट विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। सो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इन गॉस लॉ को डिस्कस करते हैं। सो गॉस लॉ जो है साइंटिस्ट गॉस ने दिया था, which stated that electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within it। मतलब जब आप बोलते हैं कि E डॉट डी एस क्लोज सरफेस से जो है वो फ्लक्स है, तो गॉस कहता है कि कभी कभार ऐसा कैलकुलेट करना जब चीज़ें बड़ी ही अनसिमेट्रिकल हो, जब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगे, तो ऐसे चांसेस हैं कि आप अपने हिसाब से, गॉस कहते हैं कि आप अपने हिसाब से एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना ले, कंडीशन प्रोवाइडेड दैट कि वो गॉसियन सरफेस जो होगी वो क्लोज्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए। बट वो कैसी भी हाइपोथेटिकल हो सकती है, मतलब वो कैसी भी सरफेस हो सकती है, उसको सिमेट्रिक होने की कोई जरूरत नहीं, एसिमेट्रिक के लिए भी ये काम करता है। तब उस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो पता लगाया जा सकता है, विच इज q by epsilon naught, मतलब 1 by epsilon naught times of q, where q is what? Total charge enclosed by that surface, by that given surface or hypothetical surface which you have made। तो गॉस आपको अलाउ करता है किसी भी सरफेस को बनाने के लिए। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, जिससे हम डिड्यूस भी करेंगे, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। तो इस चीज़ को समझते हुए हम कूलम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे गॉस लॉ को समझते हैं। देखते हैं, एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से q प्लस q। फाइन, इस प्लस q के थ्रू लेट्स से यहाँ पर मैंने एक सरफेस बनाया और मैं इससे चाहता हूँ कि मैं पता लगाऊँ कि एग्जैक्टली क्या है फ्लक्स पास करने वाला। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सरफेस को और थोड़ा बड़ा कर लूँगा, मतलब मैं एक स्फेयर इमेजिन कर लूँगा। क्या इमेजिन कर लूँगा? एक स्फेयर, और उस स्फेयर के सरफेस पर ये होगी सरफेस एक पार्ट, ये सरफेस उस स्फेयर का एक छोटा सा सरफेस होगा। फाइन, और इसके थ्रू क्योंकि मैं पता लगाना चाहता था फ्लक्स, तो मेरा फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स एंड इसका ds वेक्टर होगा आउटवर्ड्स। फाइन, तो फ्लक्स मेरा क्या होगा? फ्लक्स होगा मेरा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, इस चीज़ का। बट क्योंकि अब मैं गॉस लॉ जानता हूँ और मैंने गॉसियन सरफेस बना लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको इक्वेट कर दूंगा q बाय एप्सिलॉन नॉट के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाते हैं, देखते हैं इससे कैसे पता लगाएंगे। E ds cos 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स था, ये भी उसी डायरेक्शन में था, तो दोनों का एंगल सेम हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने ds cos 0 लिख लिया। फाइन, इक्वल्स टू में क्या है? q बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड क्योंकि डिस्टेंस सेम है इस चार्ज से, इस पूरे गॉसियन सरफेस जो मैंने बॉल की तरह लिया, एक स्फेयर की तरह लिया है, उसके हर एक सरफेस का डिस्टेंस जो है वो आ रही है, तो मैं मानता हूँ कि ना तो चार्ज बदल रहा है ना ही डिस्टेंस बदल रहा है किसी सरफेस के लिए, तो E भी सेम होगा। तो E को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालता हूँ क्योंकि इट इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट। cos 0 जो है वो 1 होता है, तो इंटीग्रेशन में खाली कौन रह जाएगा? ds इज इक्वल्स टू में क्या होगा? q बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये तो ds छोटा सा था जो आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, लेकिन क्योंकि अब आपने गॉसियन सरफेस बना लिया है एक स्फीयर के रूप में, तो इस ds का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्लोज सरफेस का जो एरिया निकलेगा वही होगा इस ds का इंटीग्रेशन, दैट इज 4πr²। हमें पता है स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है, इक्वल्स टू में q बाय एप्सिलॉन नॉट, ई अकेला रहेगा। सो नीचे जब ये लोग जाएंगे तो 4π दिखाई देगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, एंड q बाय r² दिखाई देगा। अब ये बताइए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब फोर्स की बात करते हैं, F इज टू होता है QE। तो लेट्स से इस सरफेस के इस पॉइंट पर मैंने Q0 रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो Q0 के ऊपर फोर्स कितने लगेगी, Q0 टाइम्स ऑफ E। Q0 टाइम्स ऑफ E मतलब 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q0 Q बाय r², यही फोर्स लगेगी। अब ये फोर्स का फॉर्मूला जो है वो KQ1 Q2 बाय r² की तरह है, मतलब ये कौन है, कूलम्स लॉ। क्या कूलम्स लॉ तक हम पहुंच गए, किसका यूज़ करके, गॉस लॉ का यूज़ करके। इसका मतलब गॉस लॉ एकदम सही है, ये इस बात का प्रूफ भी है। फाइन, अब इस गॉस लॉ को जब हमने सीख लिया तो अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने के लायक हो चुके हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स को अप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। सो यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्व एग्जाम्पल है, एक सॉल्व एग्जाम्पल जो मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ समझा के। The electric field component in the figure are Ex alpha x raised to power half। इससे ये समझ में आता है कि x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी कर रही है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती जाएगी, इससे ये पता चलता है। नाउ दूसरी चीज़ कि ई वाई और ई जेड जो है वो जीरो है पूरी तरीके से। यहाँ पर जेड एक्सेस और वाई एक्सेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स एक्स एक्सेस है। फाइन, इन विच एल्फा इज, ये एक्स नहीं है क्वेश्चन में करेक्शन है, इन विच एल्फा इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर। ना कि सिर्फ क्वेश्चन में एल्फा की वैल्यू मतलब एज एन यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखा था आपको वो वेरिएबल मैंने करेक्ट किया है, यहाँ पर इस x की जगह मैं आपको कह रहा हूँ x नहीं है, ये क्या है एल्फा। ना कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, साथ में वैल्यू के आगे जो यूनिट है मैं उसके बारे में थोड़ी आपको बता दूँ कि न्यूटन पर कूलम पर हाफ मीटर है। मतलब ये मैंने क्यों लिखा देखिए इधर, क्योंकि ये x जो है वो मीटर में होता है, x जो है वो मीटर में होता है और इसकी पावर हाफ है तो मीटर का हाफ। अब Ex इलेक्ट्रिक फील्ड को तो खाली न्यूटन पर कूलम से मतलब है, उसको इसका मीटर हाफ तो नहीं चाहिए ना, तो अल्फा की यूनिट हमने कुछ इस कदर रखी कि इसका ये मीटर हाफ कट जाए, तो न्यूटन पर कूलम साथ में मीटर की पावर -1/2, सो ताकि मीटर हाफ कैंसिल आउट हो जाए और खाली क्या बचे न्यूटन पर कूलम। ना आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट फर्स्ट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। आपको ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको क्यूब के थ्रू, एंड चार्ज विद इन द क्यूब। दूसरा क्वेश्चन था चार्ज विद इन द क्यूब। पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपको ए दिखाई दे आप समझ जाना वो 0.1 है, ए दिखाई दे तो वो क्या है 0.1। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सारे सर्फेसेस से अलग अलग डील कर लेते हैं, और क्योंकि मैंने कहा था आपको फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स क्या है एक स्केलर क्वांटिटी, जब हम सारे सर्फेस से अलग अलग डील कर लेंगे तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम सबको ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इससे पूछते हैं ये सरफेस का यूनिट वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा आउटवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है तो इसका भी यही है, तो ये तो यूज़ करेगा cos 0 को, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ पर ये यूज़ करेगा cos 0 को। फाइन, साथ ही साथ क्योंकि ये a+a ये जो सरफेस है वो 2a डिस्टेंस पे है, इस सरफेस का हर एक पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है 2a पे, तो इसके लिए जो x यहाँ पर यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा 2, x जो यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा 2। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना आप सरफेस 1 के लिए। किसके लिए, सरफेस 1 के लिए। अब सरफेस 2 पे आते हैं, इसी के जस्ट पैरेलल और ऑपोजिट इधर ये जो सरफेस है वो पर्टिकुलर आउटवर्ड्स देगा डायरेक्शन इधर, ये अपना यूनिट वेक्टर इधर रखेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही रहेगी। अब क्योंकि दोनों ऑपोजिट हो गए तो ये जो यूज़ करेगा वो यूज़ करेगा cos 180 को, क्या यूज़ करेगा cos 180 को डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्योंकि ये सरफेस का हर एक पॉइंट ओरिजिन से a दूरी पर है तो यहाँ पर x की वैल्यू जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे a। ये दो बातें आपको समझ में आ गई, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन क्यूब में 2 ही सरफेसेस तो नहीं होती, टोटल 6 सरफेसेस होती हैं, एक ये ऊपर की, एक ये नीचे की,
एक उस तरफ और एक इस तरफ, राइट। इन सर्फेसेस का क्या दोस्त, इन सब के लिए ज़ीरो आंसर होगा। देखो ऊपर वाला आउटवर्ड्स देगा ऊपर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में जाएगा, तो परपेंडिकुलर। नीचे वाला आउटवर्ड्स देगा नॉर्मल अपना यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ, ds का वेक्टर नीचे की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, वापस cos 90 0। हमारे तरफ जो फिगर में हमारी तरफ है सरफेस, वो हमारी तरफ ही निकालेगा यूनिट वेक्टर, राइट, दैट इज z डायरेक्शन में निकालेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो x डायरेक्शन में। और हमारे से ऑपोजिट जो फिगर में दिख रहा है ये वाला सरफेस, वो निकालेगा इनटू द पेज लाइक नेगेटिव z डायरेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो x में ही है, तो उसमें भी ज़ीरो। तो यहाँ पर आपके पास फिगर में बहुत सारा मिस क्रिएट हो गया। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, हमारे को सिर्फ मतलब है इस फर्स्ट फिगर से और इस सेकंड सरफेस से, बाकी के 4 सरफेसेस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब में किसी ना किसी तरीके से cos 90 रोल प्ले कर रहा है, विच मेक्स दैट फ्लक्स ज़ीरो। चलिए फ्लक्स 1 निकालते हैं। फ्लक्स 1 जो होगा वो होगा हमारा ई डॉट एस बोलूँ या ई एस कॉस 0 बोलूँ, बात क्या है सेम, जिसमें ई को मैं यूज़ करूँगा अल्फ़ा और x डिस्टेंस जो है फ्लक्स 1 के लिए वो कौन है 2a, a यहाँ पर और a यहाँ पर, 2a की पावर हाफ, s को यूज़ करूँगा a का स्क्वायर, क्योंकि सरफेस जो होती है यहाँ पर वो स्क्वायर के फॉर्म में होती है क्यूब के, तो उसका जो एरिया होगा वो a स्क्वायर होगा, एंड cos 0 होता है 1। अल्फ़ा की वैल्यू है 800, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 800, 2 की वैल्यू 2, a की वैल्यू 0.1 का पावर हाफ इंटू 0.1 का स्क्वायर। नाउ ये आपके पास एक बेसिक आंसर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस सब को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 8/5√5। कैसे किया वो देख लीजिए आप, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। 2 के ऊपर रूट अप्लाई कर दिया, 0.1 को 1/10 के फॉर्म में लिखा तो नीचे रूट आ गया, इसमें 0.1 इंटू 0.1 कर दिया मैंने, देन पॉइंट्स हटाए तो यहाँ पर 10 आ गए, दोनों 10s ने इनके 0 काट दिए। अब √10 कंपोज होता है √2 और √5 से, √2 कट गया, √5 नीचे रह गया, √5 का मैंने रैशनलाइज किया तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे नीचे 5 आ गया। फाइन, 8/5√5, जिसको और सॉल्व करूँगा तो 1.6√5 लिख पाऊँगा। फाइन, ये हमारे पास फ्लक्स 1 है। अच्छा फ्लक्स 2 की बात करते हैं हम लोग। फ्लक्स 2 किसके लिए, इस सरफेस के लिए, उसमें होगा हमारे पास ई डॉट एस वेक्टर में ई एस cos 180 क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स इस तरफ है। ई जो होगा वो हमारे पास होगा अल्फ़ा और x की जगह होगा हमारे पास खाली a दूरी पर रहेगी, a की पावर हाफ, एंड cos 180 के लिए होगा हमारे पास, सॉरी s के लिए होगा हमारे पास a स्क्वायर, एंड cos 180 के लिए होगा -1, तो होगा 800 इंटू 0.1 की पावर हाफ इंटू 0.1 का स्क्वायर, एंड देन माइनस में, ये सब है माइनस में, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास अगेन -8/√10 आ जाता है, -8/√10 आ जाता है। √10 मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 0.8√10। ये मेरे पास फाइनली आंसर आने वाला है इसका। फाइन, अब फ्लक्स क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो नेट फ्लक्स जो होगा वो एडिशन होता है, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। वैसे कहा जाए कि फ्लक्स 3 भी है, फ्लक्स 4 भी है, फ्लक्स 5 भी है, फ्लक्स 6 भी है, राइट। बट ये सब जो है वो क्या है, ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, बिकॉज ऑफ cos 90, क्योंकि इनमें यूज़ होने वाला है cos 90, तो 3rd 4th 5th 6th सर्फेसेस से ज़ीरो फ्लक्स होने वाला है। तो फ्लक्स 1 एंड 2 फ्लक्स क्या होगा 1.6√5 माइनस 0.8√10, ये नेट फ्लक्स है हमारे पास, एक बेसिक, जिसको मैं अभी सॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन अब क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट बात बची है अभी भी, दैट चार्ज विद इन द क्यूब। अब फ्लक्स तो आपने निकाल लिया, अब अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। किसको अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, गॉस लॉ को। तो गॉस लॉ क्या कहता है, दैट नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो Q अगर अकेला रह जाए तो ε0 फाइनाइट हो जाएगा। ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ब्रैकेट में 1.6√5 माइनस 0.8√10, ये आपके ब्रैकेट की वैल्यू है फाइनाइट की। ये है आपके पास टोटल चार्ज, नेट चार्ज विद इन दी
क्यूब निकाला कैसे वो विद द क्यूब वो देख लीजिए आप। मैं इसको और अच्छे से फिर दोबारा लिख देता हूँ कहीं यहाँ नोट करने में आपको दिक्कत ना हो। इट इज़ q is equals to epsilon naught finite which is 8.85 into 10⁻12 एंड फाइनाइट के लिए ब्रैकेट में ये वैल्यू जो यहाँ पर है वो लिख रहा हूँ मैं 1.6√5 माइनस 0.8√10। फाइन, ये हमारे पास क्यू नेट है चार्ज इस क्यूब के अंदर। और ये कैसे निकाला हमने? गॉस लॉ की मदद से कि फ्लक्स अगर आपको पता है तो वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन के इक्वल। फाइन, ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम गॉस थ्योरम पे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज़ यूनिफॉर्म बट विद डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब ओरिजिन से इस तरफ वो इस तरफ की डायरेक्शन रखता है और ओरिजिन से इस तरफ ये इस तरफ की डायरेक्शन रखता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, इस तरफ भी 200 न्यूटन पर कूलम है, इस तरफ भी 200 न्यूटन पर कूलम है, लेकिन इधर वो राइट में जा रहा है, इधर वो लेफ्ट में जा रहा है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है तुमने 20 सेंटीमीटर के लेंथ का रख रखा है एंड रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और उसका जो सेंटर है सिलेंडर का वो इसका ओरिजिन भी है, इस एक्सिस का ओरिजिन भी है उसका सेंटर। मतलब 10 सेंटीमीटर इस तरफ और 10 सेंटीमीटर इस तरफ रखा हुआ है सिलेंडर, लेकिन रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों सर्कुलर रिंग्स का जो है उनके टॉप एंड बॉटम वो 5 सेंटीमीटर के रेडियस के हैं। फाइन, एंड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए इसके ऊपर, तो एक एक करके उसके जवाब देते हैं। सबसे पहले पूछा हुआ व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। अब देखो ये सिलेंडर जो होता है वो CSA एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ टॉप से बनता है। CSA जो होता है वो कर्व्ड होता है, ये वाला एरिया कर्व्ड है। इसने फ्लैट सरफेस के बारे में पूछा, तो फ्लैट सरफेस एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, इस फ्लैट सरफेस के थ्रू इसको फ्लक्स बता देते हैं हम लोग। लेकिन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? फ्लक्स का फॉर्मूला है E.S, जिसमें ES कॉस क्या लगेगा ये आपको देखना है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि राइट में है तो यहाँ से राइट में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर पूछोगे इसका यूनिट वेक्टर तो ये कहेगा मेरा यूनिट वेक्टर जो है एरिया वेक्टर वो भी राइट में ही है, आउटवर्ड्स। दोनों सेम होने की वजह से क्या आ जाएगा? cos 0। अच्छा, लेफ्ट वाले को देखो। सो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में जा रहा है क्योंकि नेगेटिव आई कैप है ना, ये देखिए नेगेटिव आई कैप है ना, x इज इक्वल्स टू लेस देन 0 वाले डिस्टेंसेज में, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव x एक्सेस में यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका भी यूनिट वेक्टर पूछोगे तो एन कैप जो है आउटवर्ड्स इस तरफ है, तो इसमें भी एंगल जो बनेगा 0 है। वैल्यू E की सेम है 200 दोनों साइड, और सरफेस का जो एरिया होगा वो भी सेम होगा πr², तो फाई तो दोनों में सेम है। सो व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच? पहले फाई निकाल लेते हैं फिर 2 फाई कर देंगे। 2 फाई क्यों? क्योंकि दोनों का ऐड करना पड़ेगा ना। E है 200, S क्या है πr², πr² cos 0 क्या होता है 1, 200 इंटू 22/7 इंटू r²। r² मतलब 0.05 का स्क्वायर, मतलब 0.05 इंटू 0.05। पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा, ये भी पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा। अब ये 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे, ये 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये 25 100 को काटेगा 4 पे, ये 2 काटेगा इसको 2 पे, और ये 2 इसको काटेगा 11 पे। तो आंसर कितना आया? 11/7। 11/7 क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हुई और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स की SI यूनिट होती है। फ्लक्स की क्या है? ये SI यूनिट। हो सकता है इस लेक्चर में शुरुआत में SI यूनिट के बारे में डिस्कशन हमने ना कराओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। तो नेट क्या होगा, फाइनेट क्या होगा थ्रू ईच फ्लैट सर्फेसेस? 2 पाई। 2 पाई का मतलब 22/7। 2 पाई का मतलब 22/7। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ये क्वेश्चन का क्या था? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए ज़रा यहाँ पर, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर? साइड से मतलब ये साइड से। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट या लेफ्ट जा रही है, लेकिन साइड में जो सर्कल है, साइड में जो सर्कल है इनके वेरिया वेक्टर्स या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे जाएगी ना। तो ये सब इसके साथ क्या एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। क्या एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। CSA का कोई भी आउटवर्ड्स यूनिट वेक्टर, CSA का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का कोई भी आउटवर्ड यूनिट वेक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा, इसलिए उनके फ्लक्स जो होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि cos 0 हो जाएगा। सेकंड का 0 आंसर है। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर?
फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दो, थर्ड का आंसर निकल आएगा। मतलब फ्लैट सर्फेसेस वाले के आंसर को और कर्व सर्फेस वाले के आंसर को ऐड कर दो, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या होगा 22/7, क्योंकि 22/7 प्लस 0 विल बी 22/7। क्लियर है? ऑफ कोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम तो लिखना ही है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर? अब यहाँ पर बारी आती है गॉस लॉ की, जो हमारा टॉपिक है। सो गॉस लॉ कहता है फ्लक्स जो होगा नेट वो होगा क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट इज इक्वल्स टू व्हाट? चार्ज नेट इन द सिलेंडर इज इक्वल्स टू फ्लक्स ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 8.845, 8.85 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कूलम में ये आंसर है फाइनल आपका। फाइन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गॉस लॉ के। सो इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, एक हमारे पास क्यू चार्ज है जो कि यहाँ पर ओरिजिन पे रखा गया है इधर, एंड ये पॉजिटिव साइन का क्यू चार्ज है। एंड इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सर्कल्स बनाए हुए हैं, एक को 0,0,0 लेके एज अ ओरिजिन रेडियस √2 मीटर का, और एक को 2,0,0 लेके रीजन √2 का। ये दोनों सर्कल्स जो हैं, ये दोनों स्फेयर्स जो हैं, स्फेयर्स कह लीजिए, सर्कल नहीं, स्फेयर्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं पी एन क्यू पे। कहाँ पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट? पी एन क्यू पे। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कुछ क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन उनके लिए पहले कैप्स दे रखी हैं। पी एस क्यू कैप ये है, पी एस क्यू ये रही कैप पी एस क्यू। पी आर क्यू कैप ये है, पी आर क्यू ये है। पी डब्ल्यू क्यू ये है, पी डब्ल्यू क्यू ये है। और पी टी क्यू ये वाली सर्कुलर कैप है बीच में। फाइन, मैं रब कर रहा हूँ इसको सो दैट आपको फिगर फिर दोबारा दिख जाए अच्छे से। देख सकते हैं आप, पी एस क्यू का नाम, पी आर क्यू का नाम, पी डब्ल्यू क्यू का नाम, और पी टी क्यू एक सर्कल है बीच में, ठीक है, वो सर्कुलर लेवल पे। नाउ हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछें, देखते हैं उनके आंसर्स करते हैं। व्हाट इज़ द साइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सर्फेसेस? अब देखो ये चार्ज जो है वो प्लस है, मतलब ये अपने अंदर से आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो ऐसे भेजेगा हर तरफ, राइट? ये तो ऐसे भेजेगा ना हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। बारी आती है पहले वाले की, पी एस क्यू। अब पी एस क्यू से पूछो तुम अपना नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे, तो ये कहेंगे ऐसे निकालेंगे हम अपना नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, एन कैप ऐसे निकालेंगे, या ऐसे निकालेंगे एन कैप, या ऐसे निकालेंगे एन कैप। तो इससे गुजरने वाली, पी एस क्यू से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है राइट को, और इसका एन कैप निकल रहा है लेफ्ट को, तो ऑपोजिट हुआ ना। तो एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। ग्रेटर देन 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो है नेगेटिव। पी आर क्यू की बात करते हैं फिर दोबारा रब करके। पी आर क्यू, अब ये तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारी राइट से ही है, इन सारे सर्फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट को ही जा रही है। पी आर क्यू का नॉर्मल आउटवर्ड्स ऐसे निकलेगा, राइट। पी टी क्यू का इधर उधर दोनों तरफ निकाल सकते थे, हम इधर ले रहे हैं। पी डब्ल्यू क्यू का भी इधर ही निकलेगा। इन सब के नॉर्मल वेक्टर्स राइट को निकल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट को ही है। सिर्फ खाली पहले वाले का नॉर्मल वेक्टर जो है वो लेफ्ट को निकल रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? पी एस क्यू का नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर, वेयर एज पी आर क्यू, पी डब्ल्यू क्यू, पी टी क्यू सबका क्या होगा? पॉजिटिव। सबका क्या होगा? पॉजिटिव। फाइन। और क्यों? यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंगली मैंने आपको समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फ्लक्स थ्रू सर्फेसेस? देखिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंगली नोट करने वाली, कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पी एस क्यू से निकलेगी, पहले तो कौन सी नहीं निकलेगी वो मार्क कर देते हैं। देखो ये वाली नहीं निकलेगी और इसके इधर वाली कोई भी नहीं निकलेगी, ये वाली भी नहीं निकलेगी, खाली छू के जाएगी एंड में, और इसके इधर वाली भी कोई नहीं निकलेगी। तो पी एस क्यू से जो भी बाकी निकलेंगी, देखो ये निकलेंगी, ये निकलेगी, ये निकलेगी, मैं उन सबको मिटा रहा हूँ जो नहीं निकलेंगी अब, और जो जो निकलेंगी मैंने खाली वही बनाई है, ठीक है, रैंडम एक फिगर। ना आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कौन कौन से निकलेंगी।
आप ये देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो इससे निकल रही है वो ऑटोमेटिकली PTQ से भी निकल रही है, वो ऑटोमेटिकली PRQ से भी निकल रही है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली PWQ से भी निकल रही हैं। ये चीज़ आप खास चीज़ है, ये नोट कर पा रहे हैं, जो PSQ से निकल रही है अंदर से वो PWQ, PRQ और PTQ सबसे निकल रही है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग PSQ विल ऑल्सो क्रॉस PRQ एंड विल ऑल्सो क्रॉस PWQ एंड विल ऑल्सो क्रॉस PTQ। और जो फिर PSQ से नहीं निकल रही वो फिर इनमें से किसी से भी नहीं निकल रही। फाइन, देखो सेकंड का आंसर क्या है। सो फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज सेम ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एज इट इज इन फर्स्ट। तो फर्स्ट कैप से जो है वही तीनों कैप से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस सेकंड, PRQ वाले सरफेस से, PRQ वाले सरफेस से बोल रहा है फ्लक्स कैलकुलेट करो, एज्यूमिंग दैट एरिया ऑफ द कैप इन द सेकंड इज ए। ये जो कैप का एरिया है वो A है। फाइन। सो थर्ड के लिए पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेसिक KQ/R², KQ/R²। अब यहाँ पर हमारे पास K है 9 × 10⁹, जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, अपॉन में R² की बात करते हैं। अच्छा, ये PRQ को देखिए, ये इस ओरिजिन से सारे इसके पॉइंट, सारे पॉइंट PRQ के कैप के सारे पॉइंट कितनी दूरी पर हैं, √2 दूरी पर है, क्योंकि यहाँ पर √2 का रेडियस का सर्कल बना था। तो जब सारे पॉइंट्स √2 दूरी पर हैं तो रेडियस सबका सेम है, √2 का स्क्वायर। वेरिएबल नहीं है, इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ PRQ। कौन कौन से पॉइंट्स हैं देख लीजिए, ये रैंडम पॉइंट्स हैं PRQ के, ये रैंडम पॉइंट्स हैं। ये रैंडम पॉइंट्स इस ओरिजिन से सेम दूरी पर है √2, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सारी सेम है, विच इज़ 4.5 × 10⁹ Q। ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारे को फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स होगा ES, और जहाँ जहाँ S वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा वहीं पर रेडियस वेक्टर भी होगा। रेडियस वेक्टर किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स वेक्टर किसके लिए है, एरिया वेक्टर के लिए। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो साथ में लगेगा cos 0। E के लिए आप लिखोगे 4.5 × 10⁹ Q, और एरिया के लिए आप लिखोगे A, क्योंकि इन्होंने बोला है उसका एरिया क्या है A। cos 0 क्या होता है 1। यही आंसर है आपका, Nm² पर कूलम। ये फ्लक्स सॉल्व हो गया, थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। फाइन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गॉस थ्योरम का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद गॉस थ्योरम की खाली एप्लीकेशंस बचती हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के साथ उस लेक्चर में, उसके एंड में, मैं अभी तक आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स जो आज की क्लास के भी आपने भेजे होंगे मैं उसी लेक्चर के साथ कवर करूँगा, वो आपके पास वेडनेसडे को आएगा। फाइन, देखिए इस क्वेश्चन को, ये सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज के लिए। सो फिगर ने कुछ शो करा है कि 5 चार्ज्ड 1 एम्प से, ठीक है, 1 रुपी कॉइन और मे बी कुछ भी प्लास्टिक जिनको आपने चार्ज कर रखा है, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉइन है, एक गॉसियन सरफेस भी आपने एस बना रखी है, इंडिकेट कर रखी है। व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो सबसे पहले सरफेस के अंदर Q4 नहीं आ रहा है, ये बड़ा आसान सा तरीका है देखने का कि Q4 और Q5 जो है वो आ ही नहीं रहा है। जब सरफेस के अंदर Q4 और Q5 आ ही नहीं रहा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, आप फ्लक्स को निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फ्लक्स होता है नेट चार्ज इन दी गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेट चार्ज में कौन कौन आएंगे, Q1 आएगा, Q2 आएगा और Q3 आएगा। कॉइन नहीं आएगा, कॉइन भले ही सरफेस के तो अंदर है लेकिन देखिए कॉइन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो प्लस में आप कॉइन के लिए 0 भले ही लिख दें लेकिन उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपॉन में कौन है, एप्सिलॉन। आपने Q4 और Q5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि Q4 और Q5 उस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लूड नहीं होते। Q1 है 3.1 नैनो कूलम, Q2 है 5.94 माइनस में नैनो कूलम, एंड Q3 भी है माइनस में 3.1 नैनो कूलम। अपॉन में कौन है, एप्सिलॉन नॉट। 3.1 कट गया
आंसर आया -5.94 इंटू 10⁻12 होल अपॉन 8.85। ये 8.85 को 5.94 से काटने की जिम्मेदारी आपकी। नेगेटिव में आंसर आएगा, इनटू में जो नीचे होना चाहिए था एप्सिलॉन के पास 10⁻12 वो मैंने ऊपर लाके प्लस कर दिया। फाइन, लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का, आपसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका